बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। चारों मेहमान हमारे साथ हैं। अवधेश कुमार जी आज आए प्रोग्राम में हमारे साथ। रोहन दुआ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। बात प्रधानमंत्री मोदी की जो उत्तराखंड के दौरे पर हैं, मोदी जी जिस जगह पर गए हैं उसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। तस्वीरें दिखाते रहिएगा साथ में। हर्सिल उत्तरकाशी जिला है, उसमें एक जगह है हर्सिल, और उसमें भी एक छोटी जगह जहां पर आज प्रधानमंत्री गए हैं। बड़ी ऊंचाई पर है ये उत्तरकाशी। तो जैसे हिमालय में आप अंदर अंदर चलते जाइए तो बड़े ऋषि मुनि कहे गए, जैसे गर्भ में आप चलते हैं, जैसे सांप की जैसे चक्कर होता है ना, ऐसे 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 घूमते 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 फिर आप कभी कहीं सी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो दिव्य दर्शन होते हैं ऐसे पहाड़ियों के बर्फ से ढके हुए। तो मोदी जी आज हर्सिल में हैं। बहुत खूबसूरत जगह है उत्तराखंड की, और वहां जाने का उनका जो आज का फोकस है वो बहुत अच्छा है। और अगर ये काम हो गया तो उत्तराखंड की पूरी तस्वीर बदल सकती है। वहां मोदी जी ने जाकर के ये कहा कि हम टूरिज्म को सीजन में देखना बंद करें, कि ये टूरिस्ट सीजन हो गया भाई, अब ये डल सीजन है, यहाँ बर्फ पड़ गई या सर्दी हो गई तो अब लोग पहाड़ों में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? पहाड़ों में पहाड़ों को देखने की अलग खूबसूरती होती है। वहाँ जाकर के आप विंटर स्पोर्ट्स में एंगेज हो सकते हैं और तरह तरह की चीज़ें। फिर वहाँ कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। जैसे सोनप्रयाग से केदारनाथ लगभग 13 किलोमीटर का रोपवे बन रहा है। गोविंद घाट से हेमकुंड तक 14.5 किलोमीटर का रोपवे। इनकी जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए है पर प्रोजेक्ट। और कितना फर्क पड़ जाएगा, अभी आपको जो दूरी तय करने में 9 घंटे लगते हैं, ये रोपवे बनने से वो दूरी मात्र 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो कहाँ 9 घंटे, कहाँ 36 मिनट। हेमकुंड साहिब तक जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसानी हो जाएगी, सरलता हो जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री आज जहाँ पर गए हैं उसकी बात थी। और वैसे भी प्रधानमंत्रियों का, हमारे देश में प्रधानमंत्रियों का ऐसी जगहों पर जाना ये असामान्य बात है, क्योंकि बॉर्डर से लगती हुई ये सारे हैं। तो पिथौरागढ़ हो या उत्तरकाशी हो, वहाँ पर प्रधानमंत्री गए हैं। इससे पहले जो छपा है कि और प्रधानमंत्रियों ने इतने दुर्गम इलाकों का दौरा जो है वो नहीं किया है। और उन्होंने कहा ये उत्तराखंड का दशक है, शीतकालीन पर्यटन को हमें बढ़ावा देना है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम स्कूल वाले जो हैं वो विंटर टूरिज्म के लिए उत्तराखंड लेकर के आए, लोगों को लाएं, बच्चों को। विंटर योग सेशंस आयोजित किए जाएं। और उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग्स पर भी बात की। उन्होंने कहा आप डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं विदेशों में जाकर के, यहाँ इतनी खूबसूरती है, यहाँ आइए, आपको डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तो सर्दियों में कीजिए या गर्मियों में कीजिए, उत्तराखंड जैसी जगह पर आइए। तो वो कह रहे हैं दशक उत्तराखंड का है। सुनाते हैं आपको उनकी बात। अपने टूरिज्म सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना, 12मासी बनाना, 365 दिन, ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। अब ऑफ नहीं, ऑन का जमाना। हर वक्त ऑन रहे। तो उत्तराखंड में अगर हम लोग बात करें, 2-3 महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। जैसे रिलीजियस टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा बल वहाँ दिया गया है, और 50 लाख टूरिस्ट एक साल में पहुँचना शुरू हुए। तीर्थयात्री, केवल तीर्थयात्री, 50 लाख तीर्थयात्री हर साल पहुँचते हैं उत्तराखंड। इसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और 50 अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस विकसित करने की बात भी कही गई है उत्तराखंड के अंदर। एक होमस्टे योजना चलती है, वो बड़ी लोकप्रिय, हमने सुना है कि जो लोग, एक दूसरी समस्या वहाँ से पलायन भी है, तो उसको भी एक तो टूरिज्म का काम होता है, दूसरा लोग अपने घरों को विस्तार देकर करके होम स्टे जैसा बना लें, छोटा गेस्ट हाउस जैसा बना लें, और उससे उनका व्यापार भी चले। देखिए, एक तो ये है कि उत्तराखंड में इसकी इसलिए भी आवश्यकता थी कि वहां से सर्वाधिक पलायन हुआ है, बहुत ज्यादा। वहां के गांव खाली हुए, घोस्ट विलेजेज करके खूब अखबारों में, टीवी में स्टोरी चलती रही। अच्छी बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद इस पर थोड़ा ध्यान दिया गया, कहीं बाहर के लोग तो नहीं आ गए। आपको ध्यान में होगा कि वो फर्जी मजारें, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं है और मजार बन गई, तो उसको खूब देखा गया, ध्यान दिया गया वो उस लिहाज से। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे,
उसके पहले से उत्तराखंड को लेकर उनके मन में एक विजन था। अभी जब हम देख रहे हैं केदारनाथ को, बद्रीनाथ लगभग मैं इधर लगातार प्रतिवर्ष चला ही जाता हूं, हर बार मैं जाता हूं तो कुछ नया बना हुआ दिखता है। अब आने वाले समय में वो भी केदारनाथ की तरह वो अलग बन जाएगा। इस पूरे रास्ते में, यानी जब आप ऋषिकेश से ऊपर चढ़ना शुरू होते हैं, शिवपुरी से ऊपर जाते हुए, हर जगह आपको कुछ 25-50 किलोमीटर पर रास्ते में जो गांव मिलते हैं उनकी सूरत थोड़ी बदली सी दिखती है। अच्छी कुछ दुकानें आ गई हैं, कुछ चाय पराठे वाले ही आ गए हैं, कुछ वहां के स्थानीय लोग आ गए, और वहां पर लोगों ने अपने घर को थोड़ा और बेहतर करके, अच्छा लोगों को चूंकि सिर्फ रुकने के लिए चाहिए, सामान्य सुविधाएं चाहिए, वहां कोई ऐसा वाला तो है नहीं कि खराब वाली गंदी वाली सब्जी लाएगा या पोल्यूशन वाली, वहां तो खेत से लेके आया तो उतने में अच्छा खाना मिल गया। वो लोगों की आजीविका का बढ़िया साधन बन रहा है। वहां जो टूरिस्ट जाते हैं उनको एक अच्छा फील गुड मिलता है, और सबसे अच्छी बात बहुत रीजनेबल रेट पर मिल जाता है। तो एक तरह से दोनों के लिए ये फायदे वाली बात है, और सरकार के लिए अच्छा है कि जब इस तरह की एक्टिविटी बढ़ती है, टूरिज्म बढ़ता है, तो वहां दूसरे तरह के उनको मैं तो सीधी तुलना उत्तर प्रदेश से कर रहा हूं। अभी महाकुंभ हुआ या उससे पहले काशी विश्वनाथ, अयोध्या जी का मंदिर और बांके बिहारी का मंदिर, जिस तरीके से रिलीजियस टूरिज्म ने उत्तर प्रदेश के अंदर रफ्तार पकड़ी है, क्या वो काम उत्तराखंड में हो रहा है या हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को समझना होगा। इस समय वो मानते हैं, पहले तो ज्यादातर सिनेमा के हीरो बाकी से वो ब्रांडिंग करवाते थे, अपने गिर प्रोजेक्ट का भी उन्होंने कराया था, जो सफेद बालू देखी अमिताभ बच्चन से। आप लक्षद्वीप में जब वो समुद्र में उतरे थे, पहले भी हमने देखा था, तो लक्षद्वीप में उन्होंने पूरे कैमरे लगा के किया और पूरी दुनिया में उसका मैसेज गया, और जो कई देश हमारे विरुद्ध बोल रहे थे उनको याद आ गया कि हमारे यहां तो समुद्र स्पॉट खत्म हो जाएगा, लोग वहां जाने लगे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मोदी जी की जो अलग अलग पॉलिसी, उसमें दो महत्वपूर्ण है कि भारत की जो विरासत है, अध्यात्म, संस्कृति, धर्म, उसको बढ़ावा देने से बहुत कम पूंजी में अस्थायी रोजगार, अस्थायी व्यवस्था, साथ ही साथ लोगों के संस्कार और लोगों में पॉजिटिविटी पैदा होगी, और वो एक अस्थायी व्यवस्था होगी। दूसरा, भारत जो है नदियों, पहाड़ों, जंगलों और ऐसे टूरिस्ट प्लेस का जगह है जिसको उस रूप में जो स्विट्जरलैंड को और बाकी को बढ़ावा दिया गया, हमारे यहां नहीं दिया गया। तो उत्तराखंड में जो वो गए हैं, इसके पहले अरुणाचल तक तो आप देखिए कहां कहां नहीं गए। ये जो है उत्तराखंड को तो देवभूमि कहा गया है, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का मस्तक है वो। आप वहां से सभ्यताएं निकली हैं, अनेक ग्रंथों की रचनाएं वहां हुई हैं। उत्तराखंड को अगर भारत से अलग कर दें तो भारत की पहचान क्या बचेगी? उत्तराखंड हिमाचल को अलग कर दीजिए तो उस रूप में उत्तराखंड को दुनिया के सामने, देश के सामने प्रेजेंट करना यह पहली बार हो रहा है। फर्स्ट। सेकेंड, कि उसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी है। अभी चमोली और पिथौरागढ़ गए थे जो तिब्बत से लगता है। हाँ जी। उन्होंने कहा कि आखिरी गांव नहीं, प्रथम गांव कहिए इसको, और अब जो वो गए हैं ये भी उस इलाके से लगा हुआ है। तो इसमें तीन बातें होती हैं कि लोगों का जाना आना शुरू हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, कल्चरल एक्टिविटी हो, तो ऐसे ही क्षेत्र का जोखिम सुरक्षा का खत्म होता है और उसका उपयोग भी होता है। तभी तो उन्हें बाइक रैली वहां करा के, अगर बाइक रैली को झंडी दिखा रहे हैं तो ये देश दुनिया, और आपने जो पहले कहा कि अब ब्रांडिंग के लिए उनको किसी सिनेमा स्टार की जरूरत नहीं है, खुद ही देश की ब्रांडिंग, देश के पर्यटन स्थलों। मैं आपको उत्तराखंड में तो देखिए रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश हो रही है, यूसीसी भी देश में पहली बार लागू हो रहा है, तो उत्तराखंड में हुआ है। अब जरा महाराष्ट्र आपको लेकर के चलते हैं। वहां औरंगजेब के नाम पर जो विवाद है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब औरंगजेब की इस नई लड़ाई में, जिसको शुरू किया था अबू आजमी ने, समाजवादी पार्टी के विधायक, पहले तो ये सस्पेंड हुए विधानसभा से, और अब इनको गिरफ्तार करने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद कह चुके हैं 100% जेल में डालेंगे, ये उनके शब्द हैं। और किन किन लोगों की एंट्री हुई आप खुद देख लीजिए। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। आणि तुम्ही थोडी नीट माहिती घेतली असती, या कोरटकरनी कोल्हापूरच्या कोर्टातनं स्थगिती घेतलेली आहे स्वतःला अरेस्ट करण्यावर, त्याच्या वरती जायला सांगितलंय मी। आणि मी तुम्हाला सांगतो, हे कोरटकर वगैरे तर चिल्लर लोक आहे हो। मला सांगा, जितेंद्र आव्हाड काय बोलत, त्याच्यावर कधी निषेध नाही केला तुम्ही? जितेंद्र आव्हाड या ठिकाणी म्हणता की औरंगजेब होते म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज, औरंगजेब किती बलाढ्य होता, महाराज 5 फुटाचे होते, हे रेकॉर्ड होत, त्याच्यात नाही निषेध करत तुम्ही। असं सिलेक्टिव्ह करू नका, नाही केला तुम्ही, नाही केला त्याचा। आणि 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 त्याच्या पलीकडे जाऊन सांगतो, त्याच्या विरोधी पक्ष नेत्यांनी बोललेलं सगळं ऐकलेलं आहे। उत्तर ऐका ना आपण, जवाहरलाल नेहरूंनी, उत्तर ऐका ना आपण, जवाहरलाल नेहरूंनी
अरे बाबा, ये तो पहली स्टेप है। अभी उनको ये इशारा दिया है, समझने वाले को इशारा काफी है। इसमें समझकर उनको समझदारी से काम करना चाहिए बस। इसके बाद अगर कुछ गलती करते तो महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। जहाँ तक मुगल हुक्मरान औरंगजेब का ताल्लुक है, औरंगजेब के बारे में हिस्टोरियंस की जो राय है वही राय सही होगी। और हिस्टोरियंस की राय उनके बारे में यह है कि वो एक अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे राजा थे। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई उन्होंने कुछ गलतियां की किसी धर्म के बारे में, लेकिन ये एकेडमिक डिस्कशन है और एकेडमिक डिस्कशन, पढ़े लिखे लोगों का डिस्कशन ये होना चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट या असेंबली इसके लिए सही जगह नहीं है। पॉलिटिकल रैली में ये सब बातें नहीं की जानी चाहिए। और जो जिनको सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल से अगर पार्लियामेंट में फ्लोर पे इस तरह की बातें, बिल्कुल जैसे अबू आजमी की मांग हम 2 दिनों से कर रहे थे, भाजपा ने 2 दिन लगाए उनको सस्पेंड करने में। और क्योंकि यही भाजपा की बी टीम है और ये सत्य है, वैसे ही अगर जैसे अबू आजमी पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम ये तो मांग करें जेल में डालिए, नो प्रॉब्लम, डालना ही चाहिए। जो भी औरंगजेब की प्रशंसा करेगा उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। वैसी ही सजा जो छत्रपति शिवराय का अपमान करेगा और जो महाराष्ट्र का अपमान करेगा, जो मुंबई विरोधी होगा, जो मराठी विरोधी होगा, जो देश विरोधी होगा, उस पर भी होनी चाहिए। तो क्या सुरेश जोशी पे कार्रवाई होगी? क्या कोरटकर पे कार्रवाई होगी? क्या सोलापुरकर पे कार्रवाई होगी? अब इसमें तीसरे नंबर पर आपने जिनको सुना वो भी बता दूं हमको इंपॉर्टेंट है। बिहार के एमएलसी हैं जेडीयू के, मतलब बीजेपी के साथी, और वो कह रहे हैं कि हिस्टोरियन कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब तो एक अच्छा शासक था, तो जो उन्होंने कहा है उसको भी माना जाना चाहिए। खालिद अनवर जो है उनका नाम है। लेकिन ये क्यों इतनी हवा जो है दी जा रही है इस पूरे विवाद को महाराष्ट्र में? अब तो कोई चुनाव, अच्छा लोकल इलेक्शन है, ये बस सोच रहा था कौन सा चुनाव हो रहा होगा वहाँ पे जो इतनी बात हो रही है। बीएमसी का इलेक्शन हो सकता है जल्दी। बीएमसी का इलेक्शन है, क्या वो वजह है इसको इतनी हवा देने की? बिल्कुल। देखिए, औरंगजेब के बारे में कोई ये मतलब छिपी बात तो है नहीं कि उसने अपने भाइयों को मारा, बाप को जेल में डाला, मंदिरों का ध्वंस किया, तो ये सब को मालूम है। अब अलग अलग राय है, इतिहास का विषय है। इतिहास में कुछ इतिहासकार उसके बारे में बहुत नकारात्मक छवि रखते हैं, कुछ ने उसकी तमाम सारी नीतियों के बारे में सकारात्मक भी लिखा है। तो ये एकेडमिक विषय है। अब उसको अबू आजमी साहब ने किस संदर्भ में कह दिया? अच्छा, अबू आजमी साहब की तो आदत है, वो कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे फिर एक विवाद उठता है पूरे देश में। मैं तो आपसे सीधी पॉलिटिक्स पूछ रहा हूं इसकी। अबू आजमी का बोलना, सस्पेंशन, अब गिरफ्तारी की बात, और आदित्य ठाकरे का कहना कि ये तो बी टीम है भाजपा की। देखिए, आदित्य ठाकरे ने 4-5 उदाहरण और गिना दिए। अबू आजमी के साथ साथ आदित्य ठाकरे ने 3-4 उदाहरण और गिना दिए। अभी वो देवेंद्र फडणवीस, जितेंद्र आव्हाड का भी नाम ले रहे थे। तो यानी पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीतिक जो परिस्थिति है और उसमें स्कोर सेटल करने की बात है, स्कोर गेन करने की बात है, और वो है बीएमसी चुनाव आने वाले हैं जो बिल्कुल कभी भी हो सकते हैं, होना है उनको। उसमें ये भी तय है कि शायद महायुति और महाआघाड़ी के जो घटक दल है वो भी अलग अलग लड़ने की बात कर रहे हैं कि हम सब अलग अलग लड़ेंगे। तो कौन ज़्यादा स्कोर? औरंगजेब एक ऐसा खलनायक है महाराष्ट्र में, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज से उसका झगड़ा था। ठीक है सर। तो इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में ये अभी चलेगा, अभी ये मामला गरमाएगा। औरंगजेब को कब्र से निकालने की कोशिश चुनाव की वजह से ही हो रही है? नहीं, मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से बार बार मैं कहूँगा कि बयान आते हैं ना, मुझे कहीं ना कहीं इस बात का शक जरूर पड़ता है कि जिस तरीके से कुंभ का एक महत्व था वो पूरा हुआ, सक्सेसफुल कैंपेन हुआ। क्योंकि अबू आजमी आजमगढ़ से आते हैं, जोन जो है वो यही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आजमगढ़ जो है वो, मैं कल भी बात कर रहा था, 2008 में जो बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, आपको याद होगा सौरभ, या इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल जो बस्ट हुआ था टेरर अटैक का, उसका जो गढ़ था ना, चाहे अबू सलीम हो या बाकी वहाँ से जो टेररिस्ट निकले हो, आतंकवाद निकला हो, वो आज भी आजमगढ़ है। गुलशन कुमार का इतना बड़ा मर्डर हुआ, अबू सलीम वहाँ से आए, कट्टा वहाँ से आया। तो बार बार आजमगढ़ को हम ये क्यों नहीं समझते हैं सौरभ आज की डेट में भी कि वहां से शबाना आजमी भी आई है, वहां से शिबली यूनिवर्सिटी भी है, वहां से कैफी आजमी साहब भी हैं। अबू आजमी जो कह रहे थे वो उसका टारगेट महाराष्ट्र नहीं यूपी था। यूपी है, क्योंकि जिस तरीके से एक जो कम्युनिटी को अपीजमेंट दी जाती है ना, आप देखिए उसके 24 घंटे बाद अखिलेश यादव उस पर बयान दे रहे हैं कि ये जो बार बार हम असेंबली में उनको बैन करने की बात कर रहे हैं वो ना करें, उनका हम हौसला खत्म कर रहे हैं, हौसला अफजाई खत्म कर रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि 14 साल हो गए, क्या अबू आजमी या अखिलेश यादव ने कभी ये पूछा कि आजमगढ़ से जो बाटला हाउस एनकाउंटर में इतने लोग मरे और वहां से जो पैदा हुए हैं आतंकवाद, क्या वो आजमगढ़ से आए? ठीक है, चलिए, खैर ये विवाद अभी लंबा चलेगा, अब ये तो तय हो गया है।